नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है रक्षित परिपथ को यानी कि रक्षित परिपथ को बाईपास करने वाले तार को क्या कहा जाता है। यानी कि आपको बताना है जो रक्षित परिपथ होता है उसको हम बाईपास करते हैं तो करने वाली जो तार होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है एमसीबी कहते हैं, ऑप्शन बी जंपर, ऑप्शन सी कॉन्टेक्टर, ऑप्शन डी ईएलसीबी। तो आप सबको ध्यान रखना है जो बाईपास करता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम जंपर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है एमसीबी और ईएलसीबी जो कि क्या होती है, यह जो कि जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी सुरक्षा कार्य करती है। यानी कि एक सुरक्षा युक्ति होती है। एमसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको ध्यान रखना है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जो कि एमसीबी की फुल फॉर्म होती है। और ईएलसीबी की क्या होती है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर जो कि ईएलसीबी की फुल फॉर्म होता है। और आपको ध्यान रखना है जो कॉन्टेक्टर क्या होता है, जो कि परिपथ को ऑन करने का कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉन्टेक्टर क्या होता है, जो परिपथ को ऑन करने का कार्य करता है वह कॉन्टेक्टर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है अर्ध तरंग दिष्टकारी का आउटपुट होता है। जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है उसका आउटपुट क्या होता है। ऑप्शन है डीसी, ऑप्शन बी एसी, ऑप्शन सी फिल्ट्रेट डीसी, ऑप्शन डी पल्सेटिंग डीसिंग या स्पंदित डीसी। तो आप सबको ध्यान रखना है जो अर्ध तरंग दिष्टकारी होता है इसके अंतर्गत कितने डायोड होते हैं। इसके अंतर्गत एक डायोड होता है जो ही फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों पर कार्य करता है। तो आपको ध्यान रखना है जो फॉरवर्ड बायस पर कार्य करता है तो हमें आउटपुट प्रदान होता है, और रिवर्स पर जब कार्य करता है तो हमें स्पंदित डीसी यानी कि वह स्पंदित डीसी के रूप में कार्य करता है, और फॉरवर्ड बायस पर वह प्योर डीसी के रूप में कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यह स्पंदित डीसी प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बताना है यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसकी गति का नियंत्रण किसके द्वारा नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन है फेज कोण नियंत्रण विधि द्वारा, ऑप्शन बी फ्लक्स कंट्रोल विधि द्वारा, ऑप्शन सी आर्मेचर कंट्रोल विधि द्वारा, ऑप्शन डी रियोस्टेट कंट्रोल विधि द्वारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो यूनिवर्सल मोटर होता है उसकी गति को हम फेज कोण नियंत्रण विधि के द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको बताना है जो प्रेरण मोटर की असामान्य रगड़ ध्वनि यानी कि रबिंग साउंड को रोका जा सकता है। जो आपको इंडक्शन मोटर में असामान्य रगड़ ध्वनि की या रबिंग साउंड होती है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ऑप्शन ए वाइंडिंग को नियमित बदलकर, ऑप्शन बी उचित और नियमित स्नैक के द्वारा, ऑप्शन सी नियमित स्टार्टर जांच के द्वारा, ऑप्शन डी रोटर को नियमित साफ करके। तो आप सभी को ध्यान रखना है इसकी हम रबरिंग ये साउंड को रोक कह सकते हैं, जो कि उचित और नियमित स्नैक के द्वारा हम इसकी रबरिंग साउंड को रोक सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 पोल डीसी जनरेटर सिंप्लेक्स लैप वाउंड आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है जो 8 पोल डीसी जनरेटर सिंप्लेक्स लैप वाउंड है तो इसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होगी। तो आप सभी को ध्यान रखना है लैप वाइंडिंग में क्या होता है, जो समांतर पथों की संख्या होती है वह उसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि उसमें समांतर पथों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। और आपको ध्यान रखना है यदि इसी के अंतर्गत क्या होता, वेव वाउंड होता तो उसके अंतर्गत समांतर पथों की संख्या कितनी होती, इसके अंतर्गत हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। और इसी जगह वेव होता तो किसका राइट आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन सी हो जाता। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है अगला क्वेश्चन हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कुछ भार के साथ प्रदर्शन के लिए 240 वोल्टेज और 50 हर्ट्ज 5 एम्पियर 750 राउंड पर KWH के ऊर्जा मीटर का परीक्षण कर रहे हैं।
जब डिस्क 10 मिनट में 100 चक्कर घूमता है तो कितनी ऊर्जा की आपूर्ति होगी, यानी कि जो ऊर्जा खपत है वो हमको ज्ञात करनी है। वो कितने चक्कर में, 10 चक्कर में। तो आपको क्या दे रखा है, 750 राउंड। 750 राउंड में कितना कर रही है, एक kWh कर रही है। तो एक राउंड में कितना हो जाएगा, एक राउंड में हो जाएगा 1/750 kWh हो जाएगा। तो आपको कितने में निकालना है, 100 चक्कर में। तो आपको 100 चक्कर निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 चक्कर निकालेंगे तो 1/750 इंटू 100 kWh हो जाएगा। तो आप इसको हल कर लेना है, 0 से 0 कट जाएगा और 5 से काटेंगे हम इसको, 5 दूना 10 और 15 5 75, यानी कितना आ जाएगा, 2/15 आ जाएगा। तो हम इसको भाग देंगे कितना आ जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 0.133 kWh इसका आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के पीछे का सिद्धांत है। जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया होती है इसके पीछे किसका सिद्धांत होता है। ऑप्शन है फैराडे का नियम, ऑप्शन बी लेंज का नियम, ऑप्शन सी कूलॉम का नियम होता है, ऑप्शन डी ओम का नियम होता है। तो आप सबको ध्यान रखना है, जो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया होती है इसके नीचे, इसके पीछे फैराडे का नियम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको ध्यान रखना है, फैराडे ने कितने नियम दिए थे, फैराडे ने 2 नियम दिए थे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है भूमिगत या जमीन के तार का आकार पर निर्भर करता है। जो भूमिगत या जमीन का तार का आकार होता है वह किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए मिट्टी के प्रतिरोध पर, ऑप्शन बी अधिकतम दोष धारा फॉल्ट करंट जो भूमिगत तार के माध्यम से लिया जाता है, ऑप्शन सी सेवा मार्ग का निर्धारित धारा ले जाने की क्षमता पर, ऑप्शन डी बोथ ए व बी दोनों। तो आप सभी को ध्यान रखना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बोथ ए व बी दोनों। जो भूमिगत जमीन का तार का आकार होता है वह मिट्टी के प्रतिरोध और अधिकतम दोष धारा या फॉल्ट करंट होता है जो भूमिगत तार के माध्यम से लिया जाता है, दोनों पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को ध्यान रखना है, जो अर्थिंग तार होता है वो किसके लिए लगाया जाता है, वह अपनी मानवीय सुरक्षा के लिए अर्थिंग वायर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो अर्थिंग वायर होता है उससे जो धारा लीकेज धारा होती है वह पृथ्वी के अंतर्गत चली जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को रखा जाता है। तो आपको बताना है, जो 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ में स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं तो उस समय स्टार्टर के प्रतिरोधों को कैसे रखते हैं। ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी अधिकतम का 3/4, ऑप्शन सी अधिकतम मूल्य का आधा, ऑप्शन डी न्यूनतम। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो 3 फेज प्रेरण मोटर के साथ में स्टेटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं तो स्टार्टर के प्रतिरोधों को हम मैक्सिमम रखते हैं। क्या रखते हैं, मैक्सिमम रखते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो कि एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम क्वेश्चन कर रहे हैं। अल्टरनेटर जो या प्रत्यावर्तक को सिंक्रोनाइज करने की 2 विधियां कौन सी है। तो आपको बताना, जो अल्टरनेटर होता है इसको हम सिंक्रोनाइज करते हैं, इसकी 2 विधियां कौन कौन सी होती है। ऑप्शन ए भाव प्रभाव और फेज अनुक्रम, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस हानि और घर्षण हानि, ऑप्शन सी टू ब्राइट और एक डार्क लैंप विधि, ऑप्शन डी लैंप विधि और सिंक्रोनाइज विधि। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसकी 2 विधियां हैं जो कि कौन कौन सी है, लैंप विधि होती है और एक होती है सिंक्रोनोस्कोप विधि होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये लैंप विधि होती है, यह भी 2 प्रकार की होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है भूमि प्रतिरोध ग्राउंड रेजिस्टेंस को इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि यह हो, यानी कि आपको बताना है, जो भूमि प्रतिरोध जो ग्राउंड रेजिस्टेंस होता है उसको किस प्रकार से बनाया जाना चाहिए। ऑप्शन ए जितना संभव हो उतना निम्न होना चाहिए प्रतिरोध, ऑप्शन बी जितना संभव हो उतना उच्च होना चाहिए, ऑप्शन सी 100 ओम होना चाहिए, ऑप्शन डी 200 ओम होना चाहिए। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो भूमि प्रतिरोध होता है उसको हम जितना हो सके उतना न्यूनतम यानी कि न्यूनतम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एज मिनिमम एज पॉसिबल, यानी जितना संभव हो सके उतना न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि जितना न्यूनतम उसका प्रतिरोध होगा उसमें धारा उतनी ही अधिक क्या होगी, अधिक, यानी कि प्रतिरोध कम होगा तो धारा अधिकतम बहेगी, जिससे कि जो करंट है, जो फॉल्ट करंट होता है वो पूरा पृथ्वी के अंतर्गत चला जाएगा और मानवीय घटना होने से बच जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
आपको बताना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाई टेंशन संचरण लाइन के प्रारंभ में आमतौर पर प्रयोग होने वाला कनेक्शन का प्रकार कौन सा है। आपको बताना है, जो हाई टेंशन संचरण लाइन होती है उसके स्टार्टिंग में आमतौर पर जो प्रयोग होने वाला कनेक्शन होता है वह कौन सा होता है। ऑप्शन ए डेल्टा स्टार, ऑप्शन बी डेल्टा डेल्टा, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा, ऑप्शन डी स्टार स्टार। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो हाई टेंशन संचरण लाइन में जो प्रारंभ में आमतौर पर जो कनेक्शन होता है वह डेल्टा स्टार होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है विद्युत वाहक बल ई या ईएमएफ वह ऊर्जा होती है जो सेल से गुजरने वाले प्रतिकूलाम आवेश के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसे हम किस में मापते हैं, यानी कि जो आपको बताना है ईएमएफ होता है, इसे हम किस में मापते हैं। ऑप्शन ए वोल्ट में मापते हैं, ऑप्शन बी एम्पियर में, ऑप्शन सी जूल में, ऑप्शन डी टेस्ला में। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो ईएमएफ होता है उसे हम वोल्ट में नापते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है, कार्य को हम किस में मापते हैं, तो जूल में मापते हैं। और धारा को किस में मापते हैं, धारा को एम्पियर में मापते हैं। और जो फ्लक्स घनत्व होता है, यानी कि घनत्व को किस में मापते हैं हम, वेबर और टेस्ला भी फ्लक्स घनत्व की एक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है स्थिर वोल्टेज प्रणाली में स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में चार्ज में समय क्या होता है। यानी कि आपको बताना है, जो स्थिर वोल्टेज प्रणाली होती है उसमें स्थिर करंट प्रणाली की तुलना में समय कितना लगता है। ऑप्शन ए यह समान रहता है, ऑप्शन बी यह लगभग आधा हो जाता है, ऑप्शन बी यह बदलता रहता है, ऑप्शन डी यह आधे से बड़ा है। तो आपको ध्यान रखना है, जो स्थिर वोल्टेज प्रणाली होती है उसमें जो समय रहता है, जो कि जो स्थिर करंट से हम चार्ज करते हैं उससे आधे समय में वह चार्ज हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इट इज ऑलमोस्ट हैव हाफ, यानी कि यह लगभग आधा हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, स्थिर वोल्टेज प्रणाली कहाँ पर प्रयोग की जाती है। जो स्थिर वोल्टेज प्रणाली का प्रयोग हम करते हैं अधिक धारा के साथ में करते हैं, यानी कि अधिक धारा लेते हैं और कम समय, यानी कि कम समय करता है। तो इसमें फास्ट चार्जिंग होता है। और स्थिर करंट में क्या होता है, अधिक समय लेते हैं और कम धारा के साथ में धीरे धीरे चार्ज करते हैं। लेकिन यह जो स्थिर करंट प्रणाली होती है यह बहुत ही लंबे तक चलती है। और स्थिर वोल्टेज प्रणाली में क्या है कि बैटरी खराब होने की संभावना ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है ज्यावक्रीय तरंग का रूप गुणांक, यानी कि आपको क्या निकालना है, वे ज्यावक्रीय तरंग का फॉर्म फैक्टर का मान क्या होता है। ऑप्शन ए 1.414, ऑप्शन बी 1.57, ऑप्शन सी 3.14, ऑप्शन डी 1.11। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो फॉर्म फैक्टर होता है वह क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 1.11 होता है। यानी कि इसका मान क्या होता है, आरएमएस बटा औसत मान। जो फॉर्म फैक्टर होता है वो क्या होता है, आरएमएस मान बटा औसत मान होता है। तो इसका मान क्या आ जाता है, 1.11 होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड का सही प्रतीक चुनो। यानी जो लाइट सर्किट फ्यूज बोर्ड होता है उसका प्रतीक कौन सा है सही, जो बिना स्विच वाले मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है। तो आप सभी को बताना है बिना स्विच के मुख्य बोर्ड को कौन सा दर्शाएगा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए जो कि बिना स्विच वाले मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है। और ऑप्शन बी किसको दर्शाता है, यह भी मुख्य फ्यूज बोर्ड को दर्शाता है, लेकिन यह क्या है, स्विच सहित मुख्य बोर्ड को दर्शाता है। और ये किसके संकेत है, यह है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, यानी कि वितरण बोर्ड। और ये वितरण बोर्ड का है, और जो कि बिना स्विच के हैं। और ये क्या है, स्विच सहित, इसके अंतर्गत क्या लगा हुआ है, स्विच सहित वितरण बोर्ड का ये सिंबल है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिना स्विच वाले मुख्य बोर्ड का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है पवन ऊर्जा का उपयोग करके प्रयोग में लाई जाती है। यानी कि पवन ऊर्जा होती है उसका उपयोग हम किस प्रकार से ला सकते हैं। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन जनरेटर के द्वारा, ऑप्शन बी स्टीम जनरेटर के द्वारा, ऑप्शन सी वाष्प जनरेटर के द्वारा, ऑप्शन डी टरबाइन जनरेटर के द्वारा। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टरबाइन जनरेटर। जो पवन ऊर्जा में हम बहुत सारे टरबाइन लगे होते हैं उनका उपयोग करके हम बिजली बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, यदि सीरीज वाइंडिंग को, यानी सीरीज वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। यदि सीरीज वाइंडिंग को हम आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, शंट वाइंडिंग को संयोजन के समांतर में रखा जाता है, यानी कि जो शंट वाइंडिंग होती है उसको हम संयोजन के समांतर में रख देते हैं। तो इस तरह का संयोजन एक जनरेटर का निर्माण करेगा। जो इस प्रकार का संयोजन होगा वह किस प्रकार के जनरेटर का निर्माण करेगा? ऑप्शन ए शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ऑप्शन बी लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो आप सभी को ध्यान रखना है वह कौन सा होगा, वह होगा लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का यह निर्माण करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यह वही क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यह लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर का इसका निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपको बताना है, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टार्टर का प्रकार है। आपको बताना है जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर होती है इसको स्टार्ट करने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, ऑप्शन बी DOL स्टार्टर, ऑप्शन सी स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑप्शन डी रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो आप सभी को ध्यान रखना है, जो स्लिप रिंग प्रेरण मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, जो DOL स्टार्टर होता है इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? 5 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर का उपयोग करते हैं। और एक होता है स्टार डेल्टा स्टार्टर, इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? 20 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। और होता है एक अंतिम होता है ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं? 20 HP से अधिक की मोटरों को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1.5 टन कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है? आपको बताना है जो 1.5 टन कंडीशनर के लिए किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 20 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर, ऑप्शन डी 2 एम्पियर। तो आप सबको ध्यान रखना है 20 एम्पियर का इसमें उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1.5 टन के लिए 20 एम्पियर और 2 इसकी जगह 2 टन होता तो 32 एम्पियर से अधिक के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।